ऑप्शन है आपके पास, तो चलिए बताइए ओयो क्या करती है। ए योयो करती है, बी ब्राउन रंग लिखती है, सी होटल चेन है, डी इनमें से कोई नहीं। अब जिन्होंने ए बी सी में से कुछ भी चूज किया है तो हम आपको बता दें कि आप सभी का जवाब गलत है। आई नो ऑप्शन सी चूज करने वालों के लिए थोड़ा शॉकिंग है, पर सच तो सच है। लेकिन फिर ओयो आखिर करती क्या है? अब शुरू वहां से करेंगे जहां पर प्री कैप हमने खत्म किया था कि ओयो आखिर करती क्या है। ओयो का बिजनेस मॉडल क्या है? तो ओयो के DRHP के मुताबिक ओयो एक प्लेटफॉर्म है जो होटल और प्रॉपर्टी ओनर्स को टेक्नोलॉजी के जरिए अपना बिजनेस मैनेज करने में मदद करती है। अगर किसी के पास एक स्मॉल होटल या प्रॉपर्टी है तो ओयो उसे एक ऑनलाइन ब्रांडेड होटल बनाता है और उन्हें बुकिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट और डे टू डे काम करने के लिए एक ऐप प्रोवाइड करता है। इसी तरह होटल ओनर्स का बिजनेस बढ़ता है और उनका रेवेन्यू भी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ जो लोग ट्रैवल करते हैं यानी ओयो के कस्टमर्स, उन्हें ओयो ऐप पे अलग अलग बजट में होटल्स और रूम्स मिलते हैं। ऐप से इजीली बुकिंग करना, चेकिंग करना और ऐप से स्टे मैनेज करना भी आसान हो जाता है। यानी ओयो एक तरफ होटल ओनर को फायदा पहुंचाता है और दूसरी तरफ ट्रैवलर्स को अफोर्डेबल और कन्वीनियंट स्टे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बिजनेस का आइडिया रितेश अग्रवाल को कैसे आया? कैसे रितेश अग्रवाल बन गए इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर? कैसे छोटी सी उम्र में रितेश अग्रवाल ने ओयो का राइज देखा जब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 10 बिलियन पहुंच गई? और फिर कैसे ओयो का फॉल आया कि इतनी बड़ी कंपनी की वैल्यूएशन 10 बिलियन से सीधा 2.9 बिलियन पहुंच गई? और कैसे रितेश अग्रवाल ने दोबारा अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया? ये सब कुछ अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की स्टोरी। उड़ीसा के छोटे से गांव बिसम कुटक में रितेश अग्रवाल का सिंपल फैमिली में जन्म हुआ, जहां उनकी छोटी सी दुकान थी। रितेश अग्रवाल की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल में हुई। अब आपको लग रहा होगा सब कुछ सिंपल, एक छोटा सा परिवार, छोटी सी दुकान, तो रितेश अग्रवाल कहां से इतने बड़े इंसान बन गए? तो रितेश अग्रवाल की रैग्स टू रिचेस बनने की कहानी शुरू होती है कोटा से। कोटा, जहां लोग IIT के सपने लेके आते हैं। रितेश का सपना अलग था। IIT JEE की प्रिपरेशन छोड़कर वो सीधा आ गए दिल्ली। दिल्ली आते ही रितेश ने हसलिंग शुरू कर दी। उस वक्त उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे तो उन्होंने सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिया और तभी उनकी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि सिम कार्ड बेचने के लिए वो काफी ट्रैवल करते थे। अब जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे तो उन्हें अफोर्डेबल अकोमोडेशन ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी, और अगर कोई अफोर्डेबल रूम मिल भी जाता था तो उनकी हालत बहुत खराब होती थी। बस तभी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते 2012 में रितेश ने ओरावल होटल्स लॉन्च कर दिया। इसे लॉन्च करने के टाइम रितेश का एक ही गोल था, बजट स्टेज फॉर एवरीवन। ओरावल की सक्सेस ने वेंचर नर्सरी का टेंशन ग्रैब किया। वहां से आए रितेश को इनिशियल फंडिंग, लेकिन उनके सपनों को पंख तब लगे जब वो पहले इंडियन बने जिन्हें थील फेलोशिप से $100,000 मिले। और फिर 2 साल लगकर उन्होंने लंदन में बिजनेस को कैसे स्केल किया जा सकता है सीखा। फिर 2013 में रितेश ने लॉन्च किया ओयो रूम्स, और ये आइडिया इंडिया में बजट अकोमोडेशन को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर गया। अब होटल्स बुकिंग का सिस्टम चेंज होने लगा और ओयो ने उनको डिजिटल और ब्रांडेड बना दिया। देखते ही देखते रितेश अग्रवाल सिर्फ 24 साल की उम्र में सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी उन्होंने काफी यंग एज में शुरू कर दी थी। यहाँ तक रितेश के सही डिसीजन और डिटर्मिनेशन ने ओयो के राइज में बहुत कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अब इस जर्नी में कुछ बड़े चैलेंजेस आने लगे। इनमें से 4 सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे और रितेश अग्रवाल ने उन्हें कैसे ओवरकम किया, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला चैलेंज, रितेश का आइडिया था कि इंडिया में एयरबीएनबी का मॉडल रेप्लिकेट करना, जिसमें लोग अपने घर का एक रूम ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के तरीके से रेंट कर देते। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के लोग उस वक्त इस कॉन्सेप्ट के लिए रेडी ही नहीं थे। इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन रितेश ने जल्दी ही पिवट करके डिसीजन लिया। उन्होंने छोटे छोटे बजट होटल्स को रेंट करना शुरू कर दिया
उन्हें थोड़ा मॉडिफाई किया और ओयो का रूम के नाम से रीब्रांड कर दिया। ये अप्रोच काफी सक्सेसफुल रही और लोग ओयो को रिलायबल और अफोर्डेबल स्टेज के लिए पहचानने लगे। फिर रितेश ने पिवट करने का डिसाइड किया और उन्होंने रादर देन इंडियन होम्स उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट करा और उन लोगों को जो मीटिंग्स और बिजनेस ट्रिप के लिए अफोर्डेबल रूम्स ढूंढ रहे थे। लेकिन ये प्लान भी बैकफायर कर गया। रूम बुकिंग का ट्रेंड बदलने लगा और ये जगह यंग कपल्स का हैंगआउट स्पॉट बन गई, जिस वजह से ओयो की नेगेटिव ब्रांडिंग होने लगी। जापान की तबिस नाम की कंपनी की तरह ओयो का नाम भी चीप होटल्स और हैंगआउट स्पॉट के साथ जुड़ने लगा, जो रितेश के गोल के साथ अलाइन नहीं होता था। ये था उनका दूसरा चैलेंज। इस इमेज को इम्प्रूव करने के लिए ओयो ने फोकस शिफ्ट किया प्रीमियम होटल्स की तरफ। ये मूव सक्सेसफुल रहा और माइक्रोसॉफ्ट ने 2021 में ओयो में इन्वेस्ट करते हुए इसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन तक पहुंचा दी। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। अब आगे के दो चैलेंजेस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो थे सबसे बड़े रीजन जिसके कारण ओयो का डाउनफॉल हुआ और उसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से सीधा $2.9 बिलियन आ गई। तो तीसरा चैलेंज था इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल। अब रितेश अग्रवाल का विजन ये था कि वो इंडिया के सारे बजट होटल को कंट्रोल कर सके, लेकिन ये उतना ही मुश्किल भी था। सोचो, जयपुर में अगर 30 बजट होटल्स हैं तो रितेश ने वो सोचा व्हाई नॉट टेक कंट्रोल ऑफ ऑल 30 होटल्स, ताकि जयपुर में जो भी अफोर्डेबल होटल्स ढूंढ रहा होगा वो सिर्फ ओयो के प्राइस पे ही मिले। आइडिया सुनने में तो धमाकेदार लग रहा है, सारे बजट होटल्स इनके हाथ में, लेकिन प्रैक्टिकल में ये ऑल ओवर इंडिया मैनेज करना एक टफ टास्क बन गया। प्रॉब्लम तो और भी बढ़ गई जब ओयो होटल ओनर को पहले ही एडवांस में पैसे दे रहे थे। मतलब अब उन ओनर्स पर क्वालिटी मेंटेन करने का प्रेशर भी कम हो गया। रिजल्ट, सर्विस स्टैंडर्ड गिर गए और लोग थोड़ा ज्यादा पैसे देकर बेटर फैसिलिटी चूज करने लगे। और ओयो में कोई स्टे नहीं करना चाह रहा था और इतने होटल्स कंट्रोल करने में एक्सपेंस भी बढ़ रहा था। साथ ही में होटल्स कंट्रोल करने की जगह खर्चा भी बढ़ गया, एम्प्लॉय एक्सपेंस भी काफी ज्यादा बढ़ गई। फोर्थ चैलेंज था कोविड-19। जब लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे तो डिमांड तो ऑलरेडी ही कम थी, लेकिन जो थोड़े बहुत ट्रैवल कर भी रहे थे वो भी ओयो जैसे बजट होटल में रुकना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड उतने अच्छे नहीं थे। इस वक्त ओयो काफी लॉस में थी, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट और रेंट पर लिए गए होटल्स का खर्चा भी चल रहा था। तो कोविड ने ओयो के ऑपरेशंस को काफी हिट किया। ओयो के स्ट्रगल सिर्फ ऑपरेशनल नहीं थे, बल्कि फाइनेंशियल पोजीशन भी धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगी। ओयो की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा थी, जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए काफी नहीं थी। फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से मार्केट से पैसा उठाना मुश्किल हो गया। नए इन्वेस्टर्स ने भी ओयो में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया। जब नई इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो ओयो को डेट लेना पड़ा, जो ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करने लग गया। सबकी वजह से ओयो की वैल्यूएशन गिरकर $2.9 बिलियन तक आ गई और फाइनेंशियल पोजीशन हिलने लगी। लेकिन रितेश की जर्नी एक लेसन है कि कैसे हर फेलियर एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओयो का सफर बताता है कि इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। और बस इसी कारण अब धीरे धीरे कहानी बदल रही थी। अब ऐसे क्या ट्रिगर्स थे और ऐसे क्या स्टेप्स लिए गए जो ओयो की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहे थे। और क्या आपको पता है ओयो ने FY24 में पहली बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इससे पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। FY24 में ऑल्दो ओयो के रेवेन्यू में 1.3% की गिरावट हुई फ्रॉम 5,464 करोड़ इन FY23 टू 5,389 करोड़ इन FY24। इसके बावजूद पहली बार कंपनी ने 229 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो आखिर रेवेन्यू गिरा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी कैसे? तो चलिए 3 सबसे बड़े रीजन जानते हैं जो ओयो को प्रॉफिटेबल बनाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि FY24 में ओयो ने अपना इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल छोड़ दिया, लेकिन होटल्स की चॉइस बढ़ा दी और इन्वेंट्रीज मैसिवली इंक्रीज करी। मार्च 2023 तक 12,938 होटल्स थे और मार्च 2024 तक ये नंबर बढ़कर 18,103 होटल्स हो गए और प्रीमियम होटल्स पर अपना फोकस बढ़ाया। बट गेस व्हाट, प्रॉफिट सिर्फ इन्वेंट्री से नहीं आए, बात तो कुछ और भी थी। इनके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं, ये 52% से कम हुए हैं। इस
जिससे उन्होंने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करी और तो और कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट 70% तक पहुंच गया विद 175 के स्टोर फ्रंट। यानी कंपनी के पास कितने होटल्स या प्रॉपर्टीज हैं जो अलग अलग लोकेशन पर ऑपरेट कर रही है। इसी कारण ये अपना EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव कर पाई है जो अब 9% हो गया है। साथ ही में FY24 में ओयो ने रिटर्न ऑन एसेट में भी इंप्रूवमेंट दिखाई है, यानी जो पहले नेगेटिव ROA था वो अब बढ़कर 3% हो गया है। दूसरा रीजन ये है कि ओयो ने स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दिया और FY24 में रिलीजियस डेस्टिनेशन में प्रॉपर्टीज लॉन्च की और वहां तो क्रेज इतना बढ़ गया कि ओयो को काफी फायदा मिला। तीसरा है ओयो की इंटरनेशनल ग्रोथ। ओयो ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप, US और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी प्रेजेंस को काफी स्ट्रॉन्ग किया। स्पेशली यूरोप में जो वेकेशन रेंटल का लार्जेस्ट मार्केट है, ओयो के OVH होम्स बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा ओयो ने डेनमार्क में भी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ली और US में तो ऑलरेडी 300 प्लस प्रॉपर्टी इनके पास है। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसी मार्केट में भी प्रीमियम होल्डर्स का काउंट बढ़ा रहे हैं। अभी फ्रांस में भी एक्सपैंड कर रही है। एज रिसेंटली ओयो ने पेरिस बेस्ड रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी चेक माई गेस्ट को एक्वायर कर लिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम भूल नहीं सकते, ओयो का डेट अभी भी काफी हाई है। 3500 करोड़ का डेट है इनके पास और इसी वजह से ओयो ने अपना DRHP 2 बारी विड्रॉ किया है। अब कंपनी फोकस कर रही है अपने डेट को रीफाइनेंस करने पर ताकि IPO के लिए पहले फाइनेंस थोड़े इंप्रूव हो जाएं। डेट रीफाइनेंस से कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर रही है जिससे फ्यूचर में प्रॉफिट मार्जिन्स और बेटर हो सकते हैं। अब ओयो इन्वेस्टर्स के साथ नए फंडिंग राउंड के लिए भी बात कर रही है जिसमें वैल्यूएशन $2.3 बिलियन तक गिर गई, जो पीक वैल्यूएशन ऑफ 9 बिलियन से 74% कम है। करंट ऑफर जो इनक्रेट वेल्थ को दिया गया था उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 29 के आसपास थी और रिसेंटली ही रितेश अग्रवाल ने अपनी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया और इसके लिए वो 550 करोड़ के और नए शेयर खरीदने वाले हैं। साथ ही कंपनी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मांग रही है कि वो 12 करोड़ 91,07,982 शेयर्स 42.6 पर शेयर के रेट पर इशू करे। फिलहाल तो इसका प्राइस टू अर्निंग 163 का है, लेकिन अगर FY25 तक ये 700 करोड़ का प्रॉफिट अचीव कर लेती है तो वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड हो सकती है। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए वेट करना बेटर रहेगा, पर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी ओयो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमारे पास शेयर्स अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर हमारी कोई कमी हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज उसे हाईलाइट करें। हम उसे आगे जरूर इम्प्रूव कर सकेंगे ताकि अगली बार हम आपके लिए और बेटर वीडियो ला सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।